नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ नंबर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की ज़ुबानी पढ़ेंगे और उसे समझेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ नंबर 7। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो इसमें क्या कहा है बच्चों कि ये स्टोरी, ये जो कहानी है, ये कहाँ की है? ये शिमला की है। शिमला के माल रोड के जनरल पोस्ट ऑफिस की, यानी कि डाकघर की, वहाँ के। तो शिमला की मॉल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। अब उस पोस्ट ऑफिस में क्या काम चल रहा है? डाक छांटने का। डाक छांटना मीन्स अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार जो हम डाक बांटते हैं, जो डाकिये डाक बांटते हैं, तो उनको अलग अलग करने का काम चल रहा है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग, उस एरिया के अकॉर्डिंग। सुबह के 11:30 बजे हैं, यानी 11:30 AM का समय है। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। सुबह 11:30 बजे जो धूप है, जो शिमला में है, वो कैसी धूप है? शिमला जो है एक ठंडा स्थान है, तो वहाँ पर जो धूप है वो कैसी आती है? बिल्कुल ऐसी नहीं आती, एकदम सीधी सूरज की किरणें पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पर क्या है कि गुनगुनी धूप, थोड़ी थोड़ी धूप वहाँ पर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। इस धूप में उन्हें काम करने में मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है हमेशा ठंडी रहती है, तो इसीलिए जब वहाँ धूप निकलती है थोड़ा सा, तो हमें अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया, यानी कि फीमेल जो है पोस्ट वुमन भी वहाँ पर हैं। पोस्टमैन जो हैं वो फीमेल भी हैं, जिन्हें हम पोस्ट वुमन बोलते हैं। तो 2 पैकर हैं और 3 महिला डाकिया, मतलब वो डाक छांटते जा रहे हैं और जो पैकर हैं वो पैक करते जा रहे हैं। डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं और पैक कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। अब वहाँ पर जाकर मैंने किससे बात की? डाकिया कंवर सिंह जी से, जिन्हें अभी अभी सरकार से पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मीन्स इनाम, यानी प्राइज़। यही बातचीत आगे दी जा रही है कि ये किसने लिखा है, ये किससे बातचीत हो रही है। ये बातचीत होना मीन्स उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, साक्षात्कार लिया जा रहा है। इसे हम भेंट वार्ता भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हमारी उनसे क्या बातचीत हुई। आपका शुभ नाम? पहला प्रश्न क्या पूछा? आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। अब वो क्या कहता है कि मैं कहाँ का हूँ? हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का हूँ और मेरी उम्र कितनी है? 45 साल, यानी कि 45 ईयर्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तब वो पूछती हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ तो बताइए। तब वह बताता है कंवर सिंह कि मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, यानी कि 3 आर गर्ल्स एंड 1 इज बॉय। 2 लड़कियां, 3 आर डॉटर्स, 1 इज सन। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उनमें से जो 2 लड़कियां हैं उनकी मैरिज हो चुकी है, शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वो क्या कहता है कि इन 4 बच्चों के अलावा मेरा एक और बेटा था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया। लकड़ियां मीन्स वुड,
लाते हुए जंगल से या पहाड़ी से जो वुड लेकर आते हैं, उससे पहाड़ मीन्स हिली एरिया से वो लेकर आ रहा था। और आपको पता है कि हिली एरिया का जो रोड होता है वो स्मूथ नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, ऊबड़ खाबड़ सा होता है। तो इसीलिए वहाँ से लकड़ियाँ लाते हुए उसका पैर फिसला और उसकी मौत हो गई, वह मर गया। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? अब जो प्रश्न पूछ रहा है उसे जानने की इच्छा हुई कि ऐसा आपके साथ ही हुआ या और भी ऐसी घटनाएं या इंसिडेंट्स होते रहते हैं। जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, मीन्स अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। अब उसने क्या कहा है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो असाधारण नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है यहाँ पर, अब नॉर्मल नहीं है। तिरछी ढलानें यानी कि स्लांट, जो हमारी पहाड़ी एरिया होता है वहाँ तिरछी ढलान होती है, स्लांट बनी होती है ऐसे, तो इसलिए कह रही है। या ढाकों से घास काटते हुए, घास मीन्स ग्रास को कट करते हुए औरतें जो हैं गिरकर मर जाती हैं, उनके पैर स्लिप हो जाते हैं तो वो लोग भी गिर जाती हैं, फिसल जाती हैं और मर जाती हैं। फिर भी अब देखो ये जो फिर है, फ जो शब्द है इसके आगे नुक्ता चिन्ह नहीं लगा, सिर्फ फ लिखा है। अगर यहाँ पर हम फ के साथ बिंदी लगा देंगे नीचे तो वो हो जाएगा फ, और अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो हम उसको पढ़ेंगे फ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये फ के नीचे तो हम बिंदी लगाते हैं, इसे बोलते हैं नुक्ता चिन्ह, इस बिंदी को बोलते हैं हम नुक्ता चिन्ह। और ये लगाने के बाद ये अक्षर बनता है फ। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। अब जो हम हिली एरिया देखेंगे, अगर कोई बच्चा हिली एरिया पे गया है तो उसे पता होगा कि वहाँ स्मूथ रास्ते बहुत कम होते हैं, उन्हें उबड़ खाबड़ रास्तों से जाना पड़ता है, इसीलिए वहाँ दूसरे रास्ते नहीं होते। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। अब वो कहता है कि हमारे गांव में बस भी नहीं पहुंच सकती अभी तक क्योंकि रास्ते ही ऐसे हैं। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? अब ये हमारे मन में जिज्ञासा, अब जब बस नहीं जा सकती, आपको पैदल ही जाना है, तो स्कूल तो बहुत दूर होते हैं, तो आपके बच्चे स्कूल पढ़ने कैसे जाते हैं? तो अब ये जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी तो होगी ही जानने के लिए, तो वो पूछती है कि आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ता है। अब क्या कह रहा है वो कि जब मेरे बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, 10वीं मीन्स 10th, 10वीं मीन्स 10th आप लोग लिख सकते हैं। दूसरी 12वीं, 12वीं मीन्स 12th। वो कह रहा है तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है यानी कि 12th में है इस टाइम, और बेटा 10वीं में पढ़ता है यानी कि 10th स्टैंडर्ड में बेटा जो है वो पढ़ रहा है, उनका स्टडी कर रहा है। तो नेक्स्ट है, अब देखो ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि ये काम करे, डाक छांट रहे हैं, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या बातचीत हुई राइटर की। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? अब वो क्या पूछती है कि आप जिस ऑफिस में, जहाँ पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, तो आपके साथ साथ और कौन कौन काम करता है, और क्या आपको डाकिया ही कहकर सब लोग बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। अब जो है इसमें क्या बोलते हैं? ग्रामीण, ग्रामीण मीन्स विलेज में, ग्रामीण मीन्स विलेज,
ये वर्ड्स के मीनिंग आप टेक्स्ट बुक में इंग्लिश में लिख सकते हो अगर आपका मन करे। आप पहले क्या कहता है कि मैं भारतीय डाक सेवा यानी कि इंडियन पोस्टल सर्विस में एक ग्रामीण विलेज में गांव में एक डाक सेवक था। अब मेरी प्रमोशन हो गई और मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला, ब्लू ड्रेस वाला पोस्टमैन, डाक सेवक। डाक सेवक को क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। अब वो बता रहा है कि डाक सेवक को क्या क्या काम करना होता है। तो बताता है कि मुझे तो बहुत सारा काम करना होता है। चिट्ठियाँ यानी कि पत्र, रजिस्ट्री पत्र, किसी का रजिस्टर्ड कोई पोस्ट आया है तो वो, पार्सल, बिल, कोई किसी का बिल आया है कहीं से वो, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। बूढ़े लोगों को जो पेंशन मिलती है वो आजकल तो हमारे बैंक अकाउंट में आने लगी है, पर कुछ समय पहले तक लोगों को उनके घर पर दी जाती थी। उनके घर पर या किसी चौक पर बुलाकर सब लोगों को एक साथ बिठाकर बारी बारी से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था कैश। तो इसीलिए कह रहा है कि बूढ़े लोगों की पेंशन उनके घर तक पहुंचाने जाता हूँ, गांव गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज, वो क्या उत्तर देता है कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। अब कहता है कि जो सिटी एरिया है, जो शहर है, उसमें तो संदेश के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। नए नए साधन आ गए हैं, मीन्स सोर्सेज आ गए हैं। लेकिन साधन मीन्स सोर्सेज आ गए हैं, लेकिन फ़ोन, मोबाइल, ईमेल जैसे। लेकिन गांव में क्या है, आज भी सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो डाक ही है। मतलब पोस्टमैन को ही डिलीवर करना पड़ता है कोई मैसेज है। इसलिए गांव में लोग जो हैं वो डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। मतलब उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए उन्हें डाकिये का इंतज़ार रहता है। इंतज़ार मतलब वो बहुत वेट करते हैं डाकिये के आने का, कि आज डाकिया आएगा और हमें चिट्ठी देकर जाएगा। हमने सुना है, अब अगला प्रश्न क्या है? हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। कैन यू इमेजिन? सिर्फ 5 रुपए में हम चिट्ठी भेज सकते हैं आज भी। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है। पोस्ट कार्ड जो है वो कितने का? 50 पैसे का, या अब अगर 1-2 साल में अगर रेट बढ़ गए होंगे तो 1 या 2 रुपए से ज़्यादा अभी भी नहीं होगा। यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। सिर्फ पोस्ट कार्ड लो, उस पर लिखो, उसको भेज दो। तो 50 पैसे यानी कि 50 पैसा में भी हम अपना मैसेज, अपना संदेश जो है देश के हर कोने में भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। अब वो क्या पूछते हैं कि आपकी नौकरी ऐसी है, आपको अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, हर उम्र के बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, सबसे मिलते हैं, सबके चिट्ठियाँ देकर आते हैं, तो आपको मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। वो क्या कहता है कि मुझे अपनी जो जॉब है वो बहुत अच्छी लगती है। नौकरी क्या होता है? जॉब, सर्विस। तो मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 माह बाद
महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती हैं। अब इसमें क्या कहता है कि मुझे जो है वो अपनी नौकरी यानी कि जॉब बहुत अच्छी लगती है। जब मुझे अलग अलग काम करने होते हैं, कौन कौन सी चिट्ठियाँ देनी होती है उसके बारे में उसने बताया है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का यानी कि सोल्जर का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूँ। जब सोल्जर अपने घर पे पैसे भेजते हैं, सिपाही अपने घर पे पैसे भेजते हैं मनी ऑर्डर से, जब मैं वो लेकर जाता हूँ उनके घर, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। तो उसमें क्या, उसको संदेश भी मिलता है कि मेरा जो बूढ़े माँ बाप है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, और उनके पास पैसा भी आता है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए कुछ भेजा है। तो वो जो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देती है वो एकदम नेचुरल होती है और उसको देखकर बहुत सुकून मिलता है, वो इसमें एक बताना चाहता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ तो उसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। रजिस्ट्री पत्र होता है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट में हम कुछ भी हमें मिल सकता है, जैसे कि कभी रिजल्ट, किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम दिया है जॉब के लिए, वो क्लियर हो गया तो उसका रिजल्ट भी आ जाता है। कभी कभी नियुक्ति पत्र होता है, कभी कभी कॉलेज वाले बच्चों की डिग्रियां होती हैं। तो ऐसा हमें बहुत अच्छा लगता है। नियुक्ति पत्र मीन्स अपॉइंटमेंट लेटर। जॉब जब हमें स्टार्टिंग में लगती है तो एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो वो जो नियुक्ति पत्र है उसे देखकर भी लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। मुझे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें पेंशन बांटने का काम भी करना होता है, तो जब मैं उन्हें वो पेंशन देता हूँ, उसके पैसे उन्हें मिलते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं। और इस चीज़ के लिए वो 6 महीने 6 मंथ्स तक मेरा वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को, अब वो 6 महीने तक क्यों इंतज़ार करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो बूढ़े लोग हैं उनको जो पेंशन है वो कब मिलती है, हर 6 मंथ्स के बाद में। मतलब 1 साल में 2 बार उन्हें पेंशन दी जाती है इकट्ठी करके, 6 महीनों की एक साथ, फिर 6 महीनों की एक साथ। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बातचीत हुई। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में ही काम कर रहे हैं? अब ये बात भी है कि आप सिर्फ इसी डाकघर में काम करते हैं या आपने कहीं और भी काम किया है। तो वो बताता है कि शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांवों में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। अब इसमें क्या बता रहा है कि शुरू के 3 साल में इसने कहा, कंवर सिंह जी ने कहा नौकरी की थी, शिमला के लाहौल स्पीति जिले, जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में, और गांव का नाम क्या है, किब्बर। वहां पर उसने 3 साल तक नौकरी की। उसके बाद क्या बताया कि ये जो किब्बर गांव है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा, सबसे हाइट पर जो गांव है वो है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के, लाहौल स्पीति जिले के ही काजा में, काजा अलग गांव या शहर होगा वहां पर, और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांवों में टेलीफोन भी नहीं थे। जब मैंने वहां पर जॉब की थी, नौकरी की थी किन्नौर जिले में, तब वहां पर टेलीफोन भी, कहीं भी टेलीफोन नहीं था। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी, जो प्लेन एरियाज होते हैं, जो हेड ऑफिस होते हैं, सिर्फ वहीं पर जो बसेस हैं वो उनकी सर्विस अवेलेबल थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। तो वो क्या बताता है कि आज भी शिमला के ऐसे, हिमाचल प्रदेश के ऐसे जगहें हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर ना तो कोई बस सर्विस है ना ही टेलीफोन सर्विस है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। ऑब्वियसली जब कोई किसी से कोई फ़ोन नहीं कर सकता, किसी के पास नहीं जा सकता, तो ऐसे में जब किसी का संदेश चिट्ठी पत्री में जाता है कि वो कुशल मंगल हैं, सही हैं, तो उसका डाकिए का जो वो संदेश लेकर आएगा उसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो इसीलिए आज भी ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या उन्होंने पूछा उसे। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं,
जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। और वो कहते हैं कि जो हिली एरिया है, जो आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहाँ पर डाक पहुंचाना मुश्किल काम होगा, आसान तो नहीं हो सकता। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। अब वो क्या कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, वो तो आएंगी ही। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांग पीओ में नौकरी करता था, किन्नौर जिले के हेड ऑफिस का नाम क्या था, पोस्ट ऑफिस के रिकांग पीओ जगह में जब मैं नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। उस समय मॉर्निंग में, एक तो ठंड का समय और ऊपर से सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। अब सुबह 6 बजे क्या कहता था, शिमला जितनी भी बसें जाती थी उनमें डाक डिस्पैच करने का, यानी कि पोस्ट को डिस्पैच करने वाला जो भी बोरा होता था, जिसमें पोस्ट होती थी, सैक होती था, उसको रखता था। और जब वो बस वापस आती थी रात को 8 बजे, शिमला से आने वाली बस, तो उसमें जो वो बोरा होता था मुझे वो भी उतारना होता है। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। अब क्या कह रहा है कि मैं पैकर हूँ तो मुझे ये सब काम करना होता था, बोरा पैक करना, उसे रखना, उसे फिर वहाँ से बस से वापस उतारना, फिर उसे डिस्पैच करना, ये सब काम मुझे करने होते थे, ये सब मेरी ड्यूटी थी। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे कोल्ड जो प्लेस है उसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति हैं, और यही दोनों जो हैं ज़िले, प्रदेश जो हैं एरिया, वो कहाँ है, सबसे हाइट पर है वहाँ पर। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी हो जाती है, स्नोफॉल होती है। अप्रैल मंथ में कोई सोच सकता है इतनी गर्मी के समय में वहाँ पर स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी होती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। अब हम बर्फ़ में ऐसे तो नहीं जा सकते, अगर थोड़ा सा भी ठंड हो तो हमारे पैर जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं, नीले पड़ने लग जाते हैं उनके नाखून। तो बर्फ़ में सोचो क्या हाल होता होगा। तो बर्फ़ में चलते हुए पैरों को कैसे बचा सकते हैं, हम लोग गम बूट्स पहन सकते हैं, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं। अगर हमारे क्या होंगे, ज़्यादा हम ठंड में चलते हैं तो हमारे पैर नीले होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारे नाखून हैं। लेकिन जब हम स्नो में जाते हैं तो पूरे के पूरे जो पैर हैं वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं, और उनमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं स्नो बाइट। अब वो स्नो बाइट क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाता है। स्नो बाइट से क्या होता है, सिर्फ नाखून ही, जो नेल्स हैं वही नीले नहीं होते, पूरे पैर ही नीले हो जाते हैं और उनमें गैंग्रीन नाम की बीमारी हो जाती है। अब इस गैंग्रीन बीमारी में क्या होता है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं, मीन्स आपकी जो हाथ की जो फिंगर्स हैं या पैर की जो फिंगर्स हैं जो नीली पड़ गई हैं वो निकल सकती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी उंगली टूट गई, झड़ गई, निकल गई, क्योंकि पैर इतने सुन्न हो जाते हैं। और जब आपको महसूस होगा, जब आप थोड़े गर्म इलाकों में आओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। अब कह रहे हैं कि लाहौल स्पीति और कौन सा जिला था, किन्नौर, इन जगहों पर मुझे जब डाक पहुंचाने होते थे तो एक घर से दूसरे घर में डाक पहुंचाते पहुंचाते मुझे लगभग 26 किलोमीटर रोज़ पैदल चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। अब हिमाचल जो है एक पहाड़ी एरिया पे है, तो उसमें जो है वो गांव भी छोटे छोटे होते हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव की दूरी, डिस्टेंस कितना है, लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होता है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं, एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। अब एक गांव में कितने घर हैं, 8 या 10, 8 से 10 तक मैक्सिमम है, और कभी कभी 6-7 घर का ही एक गांव होता है, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है, और हर गांव में 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। अब वो क्या कहता है कि अब तो हम जब से डाकिया बने हैं तब से पैदल चलते ही जा रहे हैं, अब तो ये हमारी हैबिट हो गई है, आदत बन गई है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। वो क्या बताता है कि जो विलेज में जो पोस्टमैन जॉब पे जाता है, गांव में जो डाकिया बनता है, उसकी ज़िंदगी में चलना ही चलना है, उसे तो हर काम चलकर ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट वो क्या पूछते हैं, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। वो पूछते हैं कि आप डाक सेवक थे, अब पैकर बन गए, इसके आगे आपका कोई प्रमोशन या पोस्ट इंक्रीज हो सकती है, तो वो बताइए। तो वो क्या बताता है, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना होता पड़ता है। पहले वो क्या था, डाक सेवक था, अब बन गया है पैकर, और पैकर के बाद कौन सी पोस्ट आती है, डाकिया बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक इम्तिहान यानी कि एक पेपर देना होता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। अभी जितना हम काम करते हैं सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक, उसके हिसाब से हमें जो सैलरी है, वेतन क्या होता है, सैलरी हमें बहुत कम मिलती है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। वो कहता है कि जो सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम करता है, जो हमारा बॉस होता है, जो हमारे ऊपर जो काम करते हैं, बाबू जो होते हैं, उनका वेतन हमसे बहुत अधिक होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। पैकर का वेतन फिर भी जो हमारे हेड हैं, जो हमारे बॉस हैं, उनके जितना हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। अब वो क्या कहता है कि अब जो है डाकिये की नौकरी लगना भी, यानी कि डाक सेवक या पैकर की नौकरी लगना भी बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम में से जितने लोग रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हो जाते हैं हम एक एज के बाद, 58-60 ईयर्स की एज के बाद, तो उनकी जगह पर जो नई भर्ती है, नए रिक्रूट हैं, डाकिये हैं, उनको नहीं प्लेस किया जा रहा है, रिप्लेस नहीं हो रहे हैं। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन मीन्स डेली। अब क्या है कि जब नए लोगों को नहीं रखा जाएगा जॉब पर और पुराने लोग चले जाएंगे, तो जो डिफरेंस है लोगों का, उसका काम किसे करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में लोग हैं। तो इससे क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर जो है वर्क का बढ़ता ही जा रहा है, ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो वो कहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। नेक्स्ट है, काम के दौरान कभी कोई खास बात हुई हो। अब वो पूछते हैं कि आपको के साथ कुछ खास घटना ऐसी घटी हो, इंसिडेंस हुआ हो जब आप कोई काम ये काम कर रहे हैं डाक का, तो उसके बारे में बताइए। तो वो बोलता है, कंवर सिंह जी बोलते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। इसकी वजह से आज भी मुझे मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। तो इसमें क्या बता रहा है कि मैं आपको वो इंसिडेंट सुनाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरी लाइफ में जिसने चेंज आया। तो क्या था, मेरा तबादला होता है ट्रांसफ़र, यू कैन राइट, तबादला होता है ट्रांसफ़र। कहता है कि मेरा ट्रांसफ़र जो है शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हुआ था।
वहाँ मुझे रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी क्या होते हैं, गार्ड का काम मिला था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। 10:30 PM के आसपास का टाइम था 29 जनवरी को। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ, अचानक से 5-6 पीपल अंदर आए, लोग अंदर आए और उन्हें मुझे पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी, जो लाइट्स थी सब बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, इससे पहले मुझे कुछ समझ में आता कि वो लोग क्या करने वाले हैं, उन्होंने मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा। मुझे काफ़ी बार मेरे सिर पर उन्होंने कोई चीज़ पटकी, कोई चीज़ से मारा मुझे, जिससे मेरा सर फट गया, जिससे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बेहोश हो गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। दर्द हो रहा था, सिर पे मार रहे थे तो दर्द हो रहा था, तो वो लगातार चिल्लाता रहा और हेल्प के लिए बोलता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। बेहोश होना मीन्स आपको कोई भी सेंस ना होना। उस टाइम पे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। जब मुझे होश आया नेक्स्ट डे, तो जब मेरी जो नॉर्मल सेंस है वो वापस आई, तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। कौन से हॉस्पिटल में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल था। उसमें, हॉस्पिटल को हिंदी में हम बोलते हैं अस्पताल, में भर्ती था, दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। क्यों हो रहा था दर्द, क्योंकि उन्होंने उसके सिर पे बहुत मारा था जोर से। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। तो उन दिनों उसके साथ कौन रहता था, उसका बड़ा बेटा, जिसकी अब मृत्यु हो गई है। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और पोस्ट ऑफिस के दूसरे लोग जो आसपास के एरिया में रहते हैं वो भागकर आए। उन्होंने पोस्ट ऑफिस के दरवाज़ों के शीशे तोड़े, शीशे वाले दरवाजे तोड़ दिए और अंदर आए और मुझे अस्पताल ले पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके आए थे। उन्होंने मेरा सिर इतनी ज़ोर से मुझे मारा था सिर पर कि मेरे सिर पर कई टांके लगे थे, स्टिचेस आए थे। टांके मीन्स स्टिचेस लगे थे। उसकी वजह से आज भी मुझे मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। कहते हैं उन स्टिचेस की वजह से ही जो मेरी आई साइट है एक आँख की, वो चली गई, आई से मुझे आँखों से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। सरकार ने क्या किया, मुझे मेरी बहादुरी के लिए, जान पर खेलना मीन्स बहादुरी दिखाना, बहादुरी दिखाने के लिए, साहस दिखाने के लिए, करेज दिखाने के लिए क्या किया, बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया, इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। कब मिला, 2004 में मिला। इस इनाम में क्या क्या चीज़ें मिली, अब वो बता रहा है कि इस इनाम में मुझे 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रेज करने का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो वो कहता है कि मुझे 500 रुपये इनाम में मिले और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि एक उसको सर्टिफिकेट दिया गया, मेडल दिया गया साथ में। अब उसने क्या कहा कि मैं और मेरा जो फैमिली है, जो मेरा परिवार है, बहुत ज़्यादा खुश हुए और आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ। मुझे बहुत गर्व है, मुझे फ़क्र है, प्राउड है अपने ऊपर कि मैं एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो ये इंटरव्यू लिया था प्रतिमा शर्मा ने। तो उनकी कहानी थी एक कंवर सिंह डाकिये के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।